एक महिला अपने बीमार बेटे को लेकर हॉस्पिटल में जाती है, जो कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो इसी वजह से वह डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करने लगती है। कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का इलाज कर दो, मैं बाद में काम करके आपके पैसे चुका दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उसे साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि देखो ये हॉस्पिटल इस तरह से नहीं चला करता और पैसे तो तुम्हें इलाज के लिए देने होंगे। यहाँ पर मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं से पैसों का इंतजाम करो और उसके बाद ही मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर उस महिला की आंखों में तो आंसू आ गए थे, लेकिन वहीं से एक डॉक्टर साहब और निकल रहे थे और जैसे वो इस महिला को उसके बच्चे के साथ डॉक्टर साहब से गिड़गिड़ाते हुए देखते हैं तो उसके बाद उसे देखने के बाद उन्हें बहुत कुछ याद आता है और वह एकदम से आकर कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चे का इलाज हो जाएगा और इसे फौरन से एडमिट कर दो, जो भी पैसा खर्च आएगा वो मैं खर्च कर दूंगा। ऐसा कहकर वह जो डॉक्टर साहब होते हैं वह उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन जब इलाज होने के बाद यह महिला कुछ पैसे डॉक्टर साहब को देने लगती है तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं देखो पैसे देने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो तुम मुझसे शादी कर लो। अब इस बात को सुनकर वह महिला पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोच विचार में पड़ जाती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से वह डॉक्टर साहब जिसने फ्री में उसके बेटे का इलाज करवाया था वह शादी की शर्त उसके सामने रख रहे थे। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंदौर से भोपाल की तरफ एक ट्रेन जाती है, जिस ट्रेन के अंदर एक महिला बैठी हुई थी जिसकी गोद में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था और वह काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। धीरे धीरे सफ़र करता है, लगभग 3 से 4 घंटे का सफ़र था और उसके बाद वह भोपाल के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद वह इधर उधर भीड़ को देखती है और भीड़ को देखने के बाद पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब तक ट्रेन में वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी और अब यहाँ पर रात का समय भी हो गया था। रात में लोग उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि वह देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अब वहीं पर भोपाल के रेलवे स्टेशन पर एक लड़का होता है, जिस लड़के का नाम होता है संदीप। संदीप जैसे इस महिला को और इसके बच्चे को देखता है तो देखने के बाद समझ जाता है कि शायद इसने पहली बार अकेले सफ़र किया है और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डर रही है। उसके बाद जो संदीप होता है वह कुछ देर तक उस महिला को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद जब उसे पूरी तरह से महसूस हो जाता है कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है तो उसके बाद वह वहाँ से सीधा उस महिला के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जैसे संदीप उसके सामने जाता है तो वह और भी ज़्यादा डर जाती है और तभी जो संदीप होता है वो कहता है कि देखो डरिए मत, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपने पहली बार यात्रा की है और उसी वजह से आप ज़्यादा डर रही हो, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब इस बात को सुनकर वह महिला पहले तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो संदीप होता है वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसके बच्चे की तरफ इशारा करके कहता है कि जैसा तुम्हारा बच्चा है ना, ऐसा ही मेरा भी एक बच्चा है और जब तुम घबरा रही हो तो तुम्हारा बच्चा भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। तो इसी वजह से बच्चे का डरना मुझसे देखा नहीं जा रहा और मैं एक इंसान हूँ तो इंसान ही इंसान के काम आया करता है, इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ इतनी परेशान क्यों हो और कहाँ पर तुम्हें जाना है। तो इसके बाद यहाँ पर जो महिला होती है जिसका नाम सपना होता है वो कहती है कि दरअसल यहाँ पर मेरी एक बहन रहा करती है और उसके वहाँ पर ही मुझे जाना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर जो संदीप होता है वह उससे एड्रेस पूछता है और जो सपना होती है वह उसे पूरा एड्रेस बता देती है। इसके बाद जो संदीप होता है वह कहता है कि ठीक है मेरे साथ साथ चलो, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है और ऐसा तुम्हें तुम्हारी बहन ने भी बता दिया होगा। इसके बाद यहाँ पर जो सपना होती है वो कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। इसके बाद सपना को डर तो बहुत लगता है, क्योंकि वो पहली बार भोपाल आई है और यहाँ पर वह फिर भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। धीरे धीरे थोड़ी सा सफ़र तय होता है और सफ़र तय होने के बाद मंजिल सामने आ जाती है। यहाँ पर सपना जैसी उस जगह पर पहुँचती है जिस एड्रेस पर वो संदीप लेकर गया था तो उसे बाहर से देखते ही पहचान लेती है, क्योंकि यहाँ पर वह घर उसकी बहन का था और उसकी बहन की कई सोशल मीडिया की फोटोज में ये घर बाहर से देख रखा था। तो वह उसे देखते ही पहचान लेती है और इसके बाद संदीप का धन्यवाद करने लगती है। संदीप मुस्कुराता हुआ उसे बाय करता है और वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर जो सपना होती है वह अपनी बहन का दरवाज़ा खटखटाती है और उसके बाद जैसे उसकी बहन उसके सामने आती है तो एकदम से सपना की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी बहन जिसका नाम सीमा होता है वह उसे घर के अंदर ले जाती है और वहाँ पर आराम से बिठाती है और कहती है कि क्या हुआ बहन, तू इतनी परेशान क्यों है, तो कुछ बता रही थी कि तेरे साथ कुछ गलत हो गया है, तो क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ। दरअसल यहाँ पर जो सपना होती है उसने अपनी बहन के पास फ़ोन किया था और उससे कहा था कि बहन मैं मुसीबत में हूँ, क्या मैं तुम्हारे वहाँ
पर आ सकती हूँ। तो बहन ने इस बात के लिए हामी तो भर ली थी, लेकिन जब उसने उससे पूछा था कि क्या मुसीबत है मुझे बताओ तो सही, तुम्हारी यहीं से मैं मदद कर दूंगी, लेकिन उस बात को वाले में वह कहती है कि ठीक है मैं वहीं पर आकर बताऊंगी। और इसी वजह से जो सपना की बहन सीमा होती है वह उससे पूछने लगती है। तो यहाँ पर जो सपना होती है वह अपनी बहन को पूरी अब बीती बताने लगती है। कहती है कि बहन, जो मेरा पति था ना, जिससे मैंने भागकर शादी की थी, वह जुआ खेला करता है और इस बारे में मुझे पहले तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार ये बातें मुझे सुनने को मिल रही थी। लेकिन मेरा पति मुझे समझा दिया करता और एक दिन अचानक से जो पति होता है वह 2 लड़कों के साथ घर में आता है और घर में आने के बाद उसने आज दांव पर मुझे ही लगा दिया था। अब इस बात को सुनने के बाद मैं पूरी तरह से घबरा जाती हूँ और उसके बाद जैसे तैसे मैं पीछे की खिड़की से घर को छोड़कर भाग आती हूँ और उसके बाद तुम्हारे पास फोन करती हूँ। अब इस बात को सुनकर बहन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तू यहाँ पर आराम से रहे, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर यहाँ पर जो बहन होती है सीमा, वह अपनी बहन को अपने घर में रखने लगती है और धीरे धीरे यहीं पर उसका समय व्यतीत होने लगता है। यहाँ पर जो सपना होती है वो बार बार उन दिनों को याद किया करती जब उसने अपने पति से लव मैरिज की थी भागकर घर वालों की मर्जी के खिलाफ, और माता पिता ये कहते कहते थक गए कि बेटा ऐसा मत कर, ये लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी थी। हालांकि उसकी बहन ने भी उसे समझाया था, लेकिन शादी के बाद बहन तो उससे बातचीत कर लिया करती थी। माता पिता तो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जब उनकी यादें आया करती हैं तो यहाँ पर सपना फूट फूट कर रोने लगती है और ऐसे ही फिलहाल भी रोने लगती है। सपना जो होती है वह अपनी बहन के यहाँ पर रहकर समय बिताती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है तो समय के साथ साथ जो सपना का जीजा होता है वह इस बात से थोड़ा सा परेशान रहने लगता है कि कब तक ये हमारे घर पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर उसके बच्चा दूध पिया करता था और जब सपना के बच्चे और सपने का खर्चा देखता है वो, तो उसके बाद अपनी पत्नी से इस बारे में लड़ाई करने लगता है। एक दिन की बात होती है जब सपना अपने कमरे में आराम कर रही थी तो रात के समय उसकी बहन और जीजा के बीच में लड़ाई होती है, और जब सपना कान लगाकर ये बातें सुनती है तो उसे महसूस हो जाता है कि मेरी वजह से शायद मेरी बहन का घर उजड़ जाएगा, और ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका जीजा कह रहा था कि देखो तुम्हारी बहन कब तक यहाँ पर रहेगी और मैं कब तक तुम दोनों की पूर्ति पाड़ूंगा, तो ऐसा करो अपनी बहन को कह दो कि यहाँ से चली जाएगी, कहीं भी जाए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसकी पत्नी उसे समझाने लगती है, कहती है कि देखो इसका अब कोई भी नहीं है, माता पिता तो पहले ही जा चुके हैं और जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारी बेचकर माता पिता ने मुझे ही तो दी थी, अब इसमें से उसका भी हिस्सा था, तो इसमें क्या बुराई है, जब ये हमारे साथ रह लेगी कुछ दिन तक हम इसके पूर्ति पार देंगे तो। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है वो एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और अपनी पत्नी से इस बात को लेकर लड़ाई कर रहा था। सपना पूरी रात भर इन सभी चीजों के बारे में सोचती रहती है कि सही कह रहे हैं जीजा जी, और मुझे अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। धीरे धीरे दूसरे दिन की सुबह होती है और सुबह सुबह जो सपना होती है वह उठती है और उठने के बाद अपनी बहन से कहने लगती है कि बहन इस तरह से काम नहीं चलेगा और मुझे ना कोई काम देखना होगा। तो यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो उससे मना करने लगती है, कहती है कि कोई बात नहीं, तू आराम से रहे, हम है ना, हम तेरा ख्याल रख लेंगे। लेकिन सपना जिद करती है ताकि उसकी बहन को महसूस ना हो कि उसने सारी बातें सुन ली है। इसी वजह से जब वह ज्यादा जिद करती है तो उसकी बहन सीमा भी कह देती है कि ठीक है बहन, अगर तुझे काम करना है तो बेशक से कर ले, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि तेरा बच्चा भी है और अपने खर्चे को अगर तुम खुद उठाओगी तो अपने शौक मौज को अच्छी तरह से पूरा कर सकती हो। सपना ऐसा कहकर घर से बाहर निकलती है और अपने लिए इधर उधर काम ढूंढने लगती है। अब सपना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, केवल 8वीं क्लास पास है और उसके बाद उसे ऐसा ही काम मिलता है। दरअसल यहाँ पर उसे केवल झाड़ू पोछा का काम मिलता है और सपना उस काम को करने भी लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जैसे ही सपना को काम करते हुए 1 महीना बीतता है तो उसे पहली तनख्वाह 2000 रुपए मिली थी, जिन 2000 रुपए में से 1000 रुपए तो वो अपने पास रख लेती है और 1000 रुपए अपनी बहन को दे देती है। कहती है कि बहन ये लो, मैं आपके घर में रहा करती हूँ तो इतना तो आपका भी हक बनता है, कम से कम आप मेरा खर्च उठा रही हैं और मुझे इधर उधर देखना नहीं पड़ रहा। बहन उससे पैसे लेती तो नहीं है, लेकिन सपना जबरदस्ती दे देती है, क्योंकि उसे पता है कि बहन तो उसकी देखरेख करना चाहती है, लेकिन जीजा जी को वो बोझ लग रही है और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसके बाद यहाँ पर जो सपना होती है वो इसी तरह से काम करती रहती है और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 2 से 2.5 साल बीत जाता है। 2-2.5 साल में सपना ने कई घरों में काम पकड़ लिया है, जिन कामों को कर कर सपना अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही है और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर उसका बच्चा भी अब बड़ा हो गया है और लगभग 6 महीने बाद उसका एडमिशन एक स्कूल में भी करवाना होगा। तो इसी वजह से जो सपना होती है कुछ पैसे भी इकट्ठा करती रहती है ताकि वह अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा सके। हालांकि ज्यादा पैसे नहीं है, 2 से
3,000 रुपए उसने इकट्ठे कर रखे हैं। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जो बेटा होता है, जिसका नाम चिराग होता है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और जब सपना अपने बच्चे की तबीयत खराब देखती है तो उसके बाद आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब सपना अपने बच्चे को डॉक्टर साहब को दिखाती है तो डॉक्टर साहब चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इसको टाइफाइड है और इसका तो इलाज करना होगा, वरना हालत और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अब सपना कहती है कि डॉक्टर साहब कितना पैसा खर्च आएगा इलाज में। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह बताते हैं कि कम से कम 10 से 15,000 रुपए तो आ ही जाएगा। आप पैसों को इंतजाम कर लीजिए और उसके बाद बच्चे को एडमिट करा देना। अब यहाँ पर सपना के पास कुल 3,000 रुपए थे और इसी वजह से वह डॉक्टर साहब से कहने लगती है, डॉक्टर साहब मेरे पास तो कम पैसे हैं, आप इतने पैसों में इलाज कर दो ना। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, इतने पैसों में आपके बच्चे का इलाज नहीं हो सकता, इसको एडमिट करना होगा क्योंकि टाइफाइड काफी हाई लेवल का है और इसके लिए काफी लंबी दवाइयां चलेंगी। तो यहाँ पर जो सपना होती है वो कहती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, तो मैं इंतजाम कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर जो सपना होती है वह अपनी बहन के पास जाती है और बहन को ये सारी समस्या बताती है। लेकिन जब बहन ये बात सुनती है तो उसके बाद कहने लगती है कि ठीक है, मैं तेरे जीजा से बात करती हूँ और उसके बाद तुम्हें बता दूंगी। ऐसा कहकर जो बहन होती है वह सीधा उसके जीजा पर फोन मिलाती है और फोन मिलाते ही उससे कहने लगती है कि आप मुझे 10,000 रुपए दे दो। दरअसल मेरी छोटी बहन का जो लड़का है वह बीमार हो गया है और उसके इलाज के लिए चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पति ये बात सुनता है कि अब इसे 10,000 रुपए भी चाहिए इलाज करवाने के लिए, तो वह एकदम से आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी पर ही चिल्लाने लगता है। फोन पर वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और ये बातें सपना को साफ साफ सुनाई दे रही थी। सपना इन बातों को सुन लेती है और यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वह उसे बहाना लगाती है, कहती है कि आवाज नहीं आ रही है। लेकिन तभी सपना समझ गई थी और कहने लगती है, बहन चिंता मत कर, मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूंगी, आपने मुझे अपने साथ रख रखा है, यही मेरे लिए काफी है। अब इस बात को सुनकर बहन भी समझ गई थी कि सपना को सारी बातें समझ आ गई हैं और उसके बाद वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अपनी छोटी बहन को गले लगा लेती है। कहती है कि सपना माफ कर देना मुझे, दरअसल मेरे पति काफी दिनों से इस बात से परेशान है। हालांकि अब तो तुम मुझे पैसा भी दिया करती हो, तो उन्होंने रहने के लिए ही अलाउ कर रखा है, लेकिन पैसे देने से वो साफ साफ मना कर रहे हैं। यहाँ पर जो सपना होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं बहन, इतना ही काफी है जो तूने मेरे लिए कर दिया, बाकी मैं अपने आप इंतजाम कर लूंगी। ऐसा कहकर यहाँ पर जो सपना होती है अपने बच्चे को लेकर दोबारा से हॉस्पिटल की तरफ चलने लगती है और सोचती है कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी और वही मेरे बच्चे का इलाज कर देंगे, बाद में पैसा कमाकर मैं उन्हें पैसा दे दूंगी। ऐसा सोचते हुए वह हॉस्पिटल पर पहुंच जाती है और वहां पर जाकर उस डॉक्टर साहब से कहने लगती है, डॉक्टर साहब देखो मेरे पास सब 3,000 रुपए हैं, इनको ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे का इलाज कर दीजिए क्योंकि इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वह एकदम से इस बात से मना करने लगते हैं और कहते हैं कि देखिए, हमने कोई यहाँ पर धर्मशाला नहीं खोल रखी और इस तरह से अगर हम लोग करने लगे तो ये हॉस्पिटल तो ठप ही हो जाएगा और हमें बिना पैसों के बिल्कुल भी इलाज नहीं कर सकता। सपना कहती है कि बाद में मैं आपके पैसे चुका दूंगी, मेहनत करके पैसा कमा कर दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब उसे बार बार मना करते हैं। सपना उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि डॉक्टर साहब कैसे भी करके मेरे बच्चे का इलाज कर दो क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब जब यहाँ पर डॉक्टर साहब के सामने वो ज्यादा गिड़गिड़ाती है तो डॉक्टर साहब सिक्योरिटी को आवाज लगाने लगते हैं और हॉस्पिटल का अटेंशन एकदम से उसके पास हो जाता है। अब तभी वहां पर उस हॉस्पिटल के अंदर एक और डॉक्टर साहब होते हैं और जैसे वो डॉक्टर साहब इस महिला को देखते हैं तो देखते ही इसे पहचान जाते हैं और जब वो उसके साथ में उसके बीमार बच्चे को देखते हैं तो फौरन से वहां पर आते हैं और मामले को समझने लगते हैं। जब वे मामले को समझ लेते हैं तो एकदम से कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे का इलाज हो जाएगा और इसके लिए पैसे मैं दे दूंगा, फौरन से इस बच्चे को एडमिट करो। यहाँ पर जो दूसरा डॉक्टर होता है वो उसके बच्चे को एडमिट कर लेता है और सपना उसके सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद यहाँ पर जो सपना का बेटा चिराग होता है उसका वहां पर इलाज चलने लगता है और धीरे धीरे करके जो सपना का बेटा चिराग होता है वो 15 दिन तक वहां पर रहता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस बीच जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बार बार चिराग के पास आया करते हैं और उसे अच्छी तरह से हंस बतियाया करते हैं और उसे खुश रखा करते हैं। वह सपना से भी बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान जो डॉक्टर साहब होते हैं उन्हें सपना की पूरी स्थिति पता चल जाती है कि किस तरह से इसके पति ने जुए के दांव पर इसको लगा दिया और उसके बाद ये जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपनी बहन के पास आई थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसके जीजा को इसका यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता है और अब वह दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही थी। लेकिन जब उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो उसका जीजा उसका इलाज करवाने से भी मना कर देता है और इसी वजह से वह इस बात
के लिए काफी ज्यादा मजबूर है। इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं उन्हें उस पर बहुत ज्यादा तरस आने लगता है, लेकिन वहीं पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उसके बच्चे चिराग से, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है, उसके साथ काफी ज्यादा घुल मिल गए हैं और उसे काफी देर तक बैठकर वहीं पर बातें किया करते हैं। जैसे ही चिराग की तबीयत ठीक हो जाती है और उसके हॉस्पिटल से छुट्टी होने का समय आता है तो यहाँ पर जो सपना होती है अपने पास से उन 3000 रुपयों को निकालती है और डॉक्टर साहब के हाथ पर रखते हुए कहने लगती है कि डॉक्टर साहब ये लो 3000 रुपये, इतने ही है मेरे पास और आपका जितना भी पैसा खर्च हुआ है मुझे बता देना, मैं काम करके आपके पैसों को पटा दूंगी। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उससे मना करने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप इनको अपने पास ही रखो और कोई बात नहीं, पैसों को चुकाने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुम इस बात का एहसान मानती ही हो तो ऐसा करो मुझसे शादी कर लो। अब इस बात को सुनकर जो सपना होती है वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्यों डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और जैसे ही यहाँ पर सपना उसकी आंखों में आंसू देखती है तो कहने लगती है डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होता है वह अपनी आंखों के आंसू को पहुंचता है और कहने लगता है नहीं तुमने कुछ गलत नहीं कहा, दरअसल मेरे साथ हुआ ही ऐसा था, जब तुमने कहा कि आपकी शादी हो गई होगी तो मुझे अपने वो दिन याद आने लगे जब मैं अपनी फैमिली के साथ खुश रहा करता था। उस दिन जब तुम मुझे स्टेशन पर मिली थी तो उसी समय जब मैंने चिराग को देखा था तो मुझे अपने बेटे की याद आ गई थी, क्योंकि मैं काफी दिनों बाद यहाँ पर आया था भोपाल में और मेरे परिवार यहीं पर रहा करता था। इसी वजह से तुम्हारे बच्चे के दुख को देखते हुए मैं सहन नहीं कर पाया और तुम्हें तुम्हारे एड्रेस पर पहुंच दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद मेरा बेटा और मेरी पत्नी दोनों के दोनों एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद से मैं अकेला ही अपने जीवन को तन्हाई में जिया करता हूँ। वह कहते हैं कि देखो सपना, इस बात का बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे बेटे से काफी ज्यादा कनेक्ट हो गया हूँ और मुझे इससे अलग होने का मन नहीं कर रहा, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सपना जब इस बात को सुनती है तो सुनने के बाद थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद इस बात की हामी भर लेती है। उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वह सपना से एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं और शादी करने के बाद उसे अपने घर के अंदर रहने लगते हैं। यहाँ पर जब सपना और उसका बेटा घर के अंदर रहा करता है तो यहाँ पर डॉक्टर साहब को बड़ा ही अच्छा लगता है और कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, दोनों के दोनों खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। और जब यहाँ पर सपना की बहन सीमा को यह पता चलता है कि उसकी बहन ने एक डॉक्टर से शादी कर ली है तो उसे भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती। धीरे धीरे इन बातों को अब 5 साल बीत चुके हैं और ये लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2020 में इन दोनों की शादी हुई थी और आज तक भी इनके बीच में कैसी भी कोई तकरार नहीं है और जो सपना दर दर की ठोकरें खाया करती थी वो आज एक बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहा करती है और गाड़ियों में इधर से उधर चला करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की, जिस लड़की की जिंदगी एक बार तो पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन उसके बाद ऊपर वाले ने कुछ ऐसा किया कि दोबारा से उसकी जिंदगी संवर गई। आप क्या कहना चाहते हो सपना के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उस डॉक्टर साहब के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।